साथियों नमस्कार। आज हम वर्षा काल के बाद और शीतकाल के शुभारंभ में जो मध्यकाल है उस पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। ये किसानों के लिए बड़ा खुशी का पर्व है, क्योंकि कुछ फसलों को निकालते हैं तो उसकी खुशी होती है और कुछ नई फसलों को लगाएंगे और उनसे भी एक उम्मीद के साथ में आगे कार्य योजना बनती है। तो इसी अवसर पर आज आपके साथ भी खेती में परिवर्तन की दृष्टि पर कुछ विचार करने का मन बना, क्योंकि दीपावली के आसपास एक वातावरण बहुत ही सुंदर बना रहता है और ये सुंदर वातावरण में हम अपने पूरे देश के सभी किसान भाइयों को, साथियों को, मनुष्यों को, वैज्ञानिकों को, नीतिकारों को और मैं ये कहूँगा कि धर्मतंत्र, राजतंत्र और समाज तंत्र के सभी लोगों को हृदय से शुभकामना करते हैं कि आप सभी सफल होंगे, आप सभी सुखी होंगे और आप हमेशा सफल हों। शुभकामना आपको बनी रहे। इसके लिए खेती में परिवर्तन को लेकर जो देश में बातचीत चल रही है, उसमें आज मन बना कि हम अपने सभी साथियों को जो नाना प्रकार के 10-12 वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी हृदय से बधाई देते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ने भी अपनी स्थिति परिस्थिति में समाज को कोई संकेत दिया है। लेकिन आज का जो विषय है वो थोड़ा सा ऊपर उठकर विषय है। विषय ये है कि साथियों, जब हम तरीकों की चर्चा करते हैं, तरीकों में बदलाव की कोई चर्चा करते हैं, तो तरीके स्थान स्थान पर बदल जाते हैं। उनके बहुत सारे मानक और उनके घटक, उनके प्रभाव भी चीजों पर अलग अलग तरीके से बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि ताप दाब नमी का जो संतुलन है वो स्थान स्थान पर एक नैसर्गिकता के साथ जो बना रहता है, उसमें हर चीज एक समान रूप से काम करेगी ऐसा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? फिर समग्र तंत्र पर भी एक चर्चा करने की जरूरत है। समग्र तंत्र में हम सबसे पहले अपनी ऋषि संस्कृति को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और विगत के सभी ऋषियों को, जिनकी प्रेरणा से आज हम इस खेती के मुकाम पर, इस तरक्की के मुकाम पर पहुंचे हैं, उन सबको हृदय से कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ भाव के साथ में ही अब हम अपने देश में प्रचलित तंत्र के भी बारे में, जहां पर हमारा राजतंत्र अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, धर्मतंत्र के लोग अलग तरीके से विचार करके प्रयास कर रहे हैं और समाज के विभिन्न हिस्से भी खेती में परिवर्तन के लिए मौलिक बात कर ही रहे हैं। मैं बार बार खेती की बात क्यों करता हूं? परिवर्तन तो एक पूरा समग्रता में होता है। नहीं साथियों, इस समय सबसे बड़ा जो संकट खड़ा हुआ है वो संकट है धरती का तापमान बढ़ना, नैसर्गिक असंतुलन होना। प्रकृति में जो तापमान बढ़ने से जो एक बड़ा बदलाव आया है, वर्षामान किस तरीके से प्रभावित हुआ है, थोड़ी समय में ज्यादा बारिश हो जाए, तूफान के रूप में बदल जाए, हवा की गति, नमी, विरलता कब बदल जाए, खेती पर इसके सीधे प्रकोप पड़ते हैं और खेती का संबंध सीधा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है, इकोनॉमी में पड़ता है। इन सभी पहलुओं को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जरूर विचार करना पड़ेगा कि ये कार्य केवल किसानों का नहीं है, केवल सरकार का नहीं है, बल्कि उन सभी वर्गों का है कि जो वर्ग कहीं ना कहीं अनुसंधान की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से इस कार्य में लगे हैं। उन सभी की मानसिक चेतना में यदि गुणात्मक परिवर्तन होता है, प्रकृति की व्यवस्था का एक सही चित्रण उभर कर सामने आता है, तो ये कार्यक्रम अभियान बन जाएगा और यहीं से वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना, जो आर्थिक समृद्धि से, मतलब गांव की समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि का जो संकेत बार बार उभर रहा है, वो पूरा होता है। तो आज कुछ मौलिक चर्चा करने का आपके साथ मन बना। और मौलिक चर्चा का विषय क्या है? विषय है कृषि में बदलाव की सार्थक पृष्ठभूमि। साथियों, सार्थक पृष्ठभूमि का मतलब है कि जब हम सार्थकता को देखते हैं तो सार्थकता की जो स्थिति है और जो गति है वो वस्तु सहज, व्यवस्था सहज, निरंतरता में होती है। यदि आज हमारी कोई बात जिसका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो हजारों हजारों साल नहीं, निरंतरता में संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था के लिए स्वीकार हो, मानव जाति के लिए स्वीकार हो, तो हमारा बात करने का कोई अर्थ बनता है। हम ये बात करने के लिए नहीं उपस्थित हुए कि एक तरीका पहले चल रहा था और मैं भी एक तरीके पर चर्चा करूं। तो आज हम दो बातों को स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रकृति की व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो साथियों, उसके दो पक्ष हमको देखते हैं। एक पक्ष है, हम उन्हें उसके घटनाक्रम को देखा
कैसे मौसम बदलता है, कैसे गर्मी सर्दी होती है, कैसे बरसात आती है, कैसे परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, उनको देखने का मतलब है कि हमने प्रकृति के घटनाक्रम को देखा। दूसरी चीज है कि घटनाक्रम बदलते हुए भी प्रकृति अपने परंपरा में, आचरण परंपरा में, फल परिणाम के साथ निश्चित परंपरा में, व्यवस्था में बनी हुई है। वो चाहे उसकी सूर्य के साथ दूरी है, गति है, अन्य ग्रह गोलों के साथ में दूरी और गति है, और पूरे इस ग्रह गोल में, इस व्यापक सत्ता में बने रहने का उसका जो नियम है, वो बराबर निरंतर गतिशील है, क्रियाशील है। इसलिए हम धरती और अन्य ग्रह गोलों के सापेक्ष सभी के प्रति भी कृतज्ञ भाव से आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि इस धरती का व्यवस्था सहज जो स्वरूप है, यदि ये मानव के चिंतन में आ जाए, मानव के मस्तिष्क में आ जाए और वो इस पर ध्यान दे ले, तो प्रकृति के साथ जीना सहज हो जाएगा। तो क्या अभी तक हमने प्रकृति के साथ जीना नहीं सीखा? मैं ऐसा दावा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो शोध और प्रयोग का व्यक्ति हूं। लेकिन जब आचरण परंपरा ना हो तो आचरण की परिभाषा नहीं है, ये कहना तो बनता है। जब हमारे पास में नीति में प्रकृति की व्यवस्थाओं का संरक्षण, संवर्धन और नैतिकता का स्वरूप स्पष्ट ना हो तो नैतिकता की कोई परिभाषा नहीं है, ये कहना तो बनता ही है। जब अनुसंधान के स्तर पर जो खोज हो रही हैं, उनसे बराबर प्रकृति का विरोध बढ़ रहा है, तो ये कहना तो बनता ही है कि अनुसंधान की परिभाषा भी हमारे पास नहीं है। और शिक्षा में यदि पढ़ाई पढ़ने वाला जो कृषि की ही पढ़ाई पढ़ रहा है और वो भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है, गांव में रुकने के लिए तैयार नहीं है, और गांव के लोग उसको गांव में रहने नहीं देंगे, यहाँ तक की तैयारी है, कोई लड़की शादी कराने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी दुर्दशा में ये भी कहना पड़ेगा कि शिक्षा में भी कृषि के लिए कोई खास कंटेंट नहीं है, कोई परिभाषा नहीं। तो इन सब चीजों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि यदि मौलिक परिवर्तन की बात हम करते हैं, अभियान की हम बात करते हैं और विश्वव्यापी स्तर पर कोई अपनी जगह बनाने की बात हम करते हैं, तो साथियों छोटी वस्तु से काम नहीं चलेगा, छोटे से तरीके से काम नहीं चलेगा। उसमें हमको मंत्रणा जो है हमारी बहुत बड़े आकार में होने की जरूरत है, और जब उस आकार को देखते हैं तो कुछ तंत्र हैं जिन पर हमको मौलिक चर्चा करने की जरूरत है। सबसे पहली मैं चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगा अपने इस देश के नैतिक तंत्र को, सरकारी तंत्र को, राजतंत्र को, और मूल रूप से विज्ञान जगत को। कृषि में हरित क्रांति के बाद जो आपने काम किया वो बहुत ही आपके लिए, हम उस पुरुषार्थ के लिए आपका नमन करते हैं। लेकिन आपका ध्यानाकर्षण इसलिए करते हैं कि यदि हम उसी गति से उसी दिशा में बढ़ते रहे तो भोजन जहरीला होना, पर्यावरण और प्रकृति में असंतुलन बढ़ना, धरती का तापमान बढ़ना कुछ अब अलग संकेत हैं यदि इस पर विचार नहीं किया, और हम केवल यही चिल्लाते रहे कि देश में खाद्यान्न का संकट है और खाद्यान्न 2047 तक हमको लोगों का पेट कैसे भरना, इसकी चिंता करने का विषय इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपके पुरुषार्थ से आज भी गोदाम भरे हैं, गोदाम आगे भी भरे रहेंगे, लेकिन गोदाम का प्रयोग करने वाला जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल उठ रहा है। तो जब सवाल बड़े तीक्ष्ण सवाल हो जाते हैं, भयावह सवाल हो जाते हैं, अस्तित्व के सवाल हो जाते हैं, तो उस समय छोटे मन से चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी वैज्ञानिक, विज्ञान जगत से बात कहूंगा कि कृषि में एक मौलिक बात है, जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, अनुसंधान का मतलब क्या है? अनुसंधान का अर्थ है कि कुछ खोज हमने, बराबर हम कुछ खोज रहे हैं, और क्या खोज रहे हैं कि हमारे मानसिकता में जो चीजों की कामना बनी रहती है उसके बारे में हम खोज करते हैं। जैसे हमको धरती पर सुख समृद्धि के साथ जीना है, तो हमारे अनुसंधान का मौलिक स्वरूप सुख समृद्धि हो जाएगा। लेकिन सुख समृद्धि में सुख की भी परिभाषा ना हो और समृद्धि की भी परिभाषा ना हो, तो फिर कहाँ हो, तो बातों में रह जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति के आधार पर जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमने खेती को परिवार का हिस्सा माना, आधुनिकवाद आते आते ये परिवार का हिस्सा, बाजार का हिस्सा बन गया। और साथियों, हमारे जो कृषि जगत में जो मौलिक अनुसंधान हुआ वो खेती के लिए कम और व्यापार के लिए ज्यादा हुआ। प्रकृति के घटनाक्रम को प्रभावित करके हम अधिकतम उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इस अधिकतम उत्पादन के लिए
हमने व्यापार के जो कानून बनाए उसमें हम बुरी तरीके से फंसे और कम देकर ज्यादा लेने की प्रवृत्ति में हमने धरती, जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको नुकसान पहुंचाया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई मेरी कल्पना नहीं है। आज हर व्यक्ति इसको बोल सकता है, पूरी दुनिया में इसकी चिल्लाहट है। तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान का स्वरूप क्या होगा? बस मेरा एक ही निवेदन है कि अभी तक आपने अनुसंधान व्यापार की दृष्टि से प्रकृति के घटनाक्रम पर प्रहार के रूप में किया है। आज आपसे अनुरोध है कि सहअस्तित्व के रूप में प्रकृति की सुंदर सजी हुई व्यवस्था सहज अनुसंधान करने की आवश्यकता है। छोटा सा परिवर्तन है बस, घटनाक्रम के साथ देखना और व्यवस्था को देखना। व्यवस्था को देखेंगे तो समृद्धि दिखेगी। 2047 की कल्पना करें चाहे 2000 से और आगे की कल्पना करें, मानव जाति को धरती कभी भूखा नहीं रखेगी। यदि मानव का पुरुषार्थ ठीक होगा तो मानव के पुरुषार्थ से धरती पर जीना मानव जाति का सफल होगा। आज हम इस समय खड़े हैं, हमको इसी समय एक मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विज्ञान जगत से निवेदन है कि अब अनुसंधान अपनी मनमानी से ना करें, व्यापार के प्रभाव में ना करें, उत्पादन बढ़ाने की केवल चेष्टा ना करें, बल्कि उत्पादन वृद्धि का और समृद्धि का स्वरूप क्या है और जो व्यवस्था सहज स्वरूप क्या है, उस पर यदि अनुसंधान होगा तो हम सफल होंगे। यदि अनुसंधान सफल होता है तो दूसरा गहरा मुद्दा है शोध का। शोध का मतलब है जब हमारे शिक्षित युवा वर्ग उसमें अनुसंधान की जो वस्तु आती है उस वस्तु को बहुत ही सरल और उपयोगी बनाते हैं ताकि वो आम जनता तक पहुंच जाए, वो आम आदमी तक पहुंच जाए, किसानों की बात किसानों तक पहुंच जाए। इसका नाम शोध है। कितनी चीजें सार्थक होंगी, कितनी चीजों को हटाने की जरूरत है, इसका नाम शोध है। तो शोध का मतलब वैज्ञानिक द्वारा ही जो शोध होगा, यदि वस्तु ही गड़बड़ है तो शोध भी गड़बड़ हो जाएगा। और आज की हालत ये है साथियों, सारा शोध डाटाबेस हो चुका है, सब आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, लेकिन हम दुर्गति की तरफ बराबर बढ़ रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि अनुसंधान और शोध की पृष्ठभूमि में हमारे वैज्ञानिकों को अपनी मानसिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन करने की व्यवस्था है, जरूरत है। और वो प्रकृति व्यवस्था सहज सिद्धांतों को समझकर यदि अब अनुसंधान की तरफ बढ़ते हैं तो शोध भी पूरा होगा। तीसरी बहुत मौलिक बात है वो है शिक्षा जगत की। शिक्षा जगत में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो केवल आर्ट को डेवलप करने तक पढ़ाई जा रही है। उसमें आदमी की मानसिकता में क्या परिवर्तन की जरूरत है, आदमी के आचरण में किस प्रकार की परिवर्तन की जरूरत है, अर्थात मोटे तौर पर देखें तो उसके विचार, व्यवहार और कार्य में वस्तु कैसे आ जाए, वास्तविकता कैसे आ जाए, और वास्तविकता एक परंपरा से दूसरी परंपरा में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाए, इसका काम शिक्षा है। शिक्षा का मतलब यह है शिष्टापूर्ण आचरण, सही के अर्थ में जीने का एक सलीका हमको आ जाए और वो एक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाए। उसके कंटेंट और कैरिकुलम हो, हर आयु के बच्चे को हम उतना ही कंटेंट दें जितना वो समझ सकता है। शिक्षा का बहुत बड़ा मौलिक कार्यक्रम है। जन्म से ही हम बच्चों को यदि प्रकृति के व्यवस्था से सिद्धांतों के आधार पर जीना सिखाएं, साथियों बड़ा रास्ता निकलेगा। ये बड़ी उम्मीद है। इसलिए मेरा मन है कि शिक्षा जगत में भी यह मौलिक परिवर्तन की जरूरत है कि मनुष्य का प्रयोजन क्या होगा, आवश्यकताएं क्या होगी, प्रकृति के साथ संबंध क्या होगा, प्रकृति की जीने की व्यवस्था क्या है, प्रकृति अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था क्या है। और मूल बात तो यह है कि मानव के रूप में मानव का अध्ययन होना ही बढ़िया पृष्ठभूमि है और पहली प्राथमिकता है। इसलिए शिक्षा जगत मानव के अध्ययन से प्रारंभ करते हुए संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था तक यदि इस पर विचार करेंगे तो रास्ता निकलेगा। चौथी बात मैं कहूंगा अपने नीतिकार माने राजतंत्र। राजतंत्र का नैतिक धर्म यह है कि वो प्रकृति की व्यवस्था के जितने भी संसाधन हैं या प्रकृति की व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें जो संसाधन है उनका सदुपयोग कैसे होगा और उनका संवर्धन बराबर कैसे बना रहेगा, संरक्षण बराबर कैसे बने, यही राजधर्म है। हम अपनी प्रकृति की व्यवस्था में हमने जिस खेती को अपनाया उसमें हमने धरती का पानी खत्म कर दिया, जैव विविधता खत्म कर दी, तो ये राजतंत्र की नैतिकता कहीं ना कहीं कमजोर है। तो आज हम राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी अपनी मानसिकता में ये जरूर सोचें कि हम जो भी रीति नीति बनाते हैं उससे प्रकृति पर क्या प्रभाव आएगा, किसान पर क्या प्रभाव आएगा, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव आएगा,
पर्यावरण पर क्या प्रभाव, केवल पैसे की तरफ हम भागे जा रहे हैं और केवल पैसे के पीछे भागते भागते हम कहाँ जाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। इसलिए धरती को अनदेखी कर, धरती को तबाह करके पैसा कमाना कोई अकलमंदी नहीं है। धरती को सजाकर पैसा कमाना और समृद्ध बनना दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करना है। इसलिए सभी वर्गों के साथ आज इस पर्व पर, ये किसानों के लिए एक पर्व होता है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, बहुत खुशी के साथ हम लोग अपनी दिनचर्या को आगे लेके बढ़ते हैं, बार बार विचार जाता है। तो आज हमने अपनी मन की बात चारों मुद्दों पर आपके सामने रखी और हम ये उम्मीद है कि कृषि में एक सार्थक बदलाव के लिए सभी को अपने स्तर पर विचार करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ में जितना भी हमारा तंत्र फैलता है, चाहे हम व्यापार तंत्र की बात करें, चाहे हम अभियांत्रिकी की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, तकनीकी और विज्ञान की बात करें, सभी पहलू उसमें जुड़ते हैं और सभी जुड़कर यदि सार्थक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी को हृदय से प्रणाम।